साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। आज का जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इक्वेशन इसमें बताई जाती है उन इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा। वो इक्वेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो लेक्चर है इसमें से क्वेश्चन बैठना ही बैठना है। इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं एक तो पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स, और चर्चा करेंगे हम वीबीटी के बारे में, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो पहले शुरुआत करते हैं पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में। तो साहब, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, एक पार्टिकल कहे तो कण, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर रखा हुआ है भैया? वन डायमेंशन बॉक्स में रखा हुआ है। जिसकी संहति मतलब भार क्या है उसका, जिसके संहति क्या है, एम है, और ए लंबाई वाले वन डायमेंशनल बॉक्स में गतिमान है। ए लंबाई वाले वन डायमेंशनल बॉक्स में गतिमान है। बॉक्स की दीवारें अनंत ऊंची है साहब, ठीक है, अनंत ऊंची। बॉक्स में कण की पोटेंशियल एनर्जी, इस बॉक्स के अंदर जो कण की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। v बराबर जीरो लिखा हुआ है। जब कण एक्स अक्ष पर गति कर रहा हो तो कण की ऊर्जा क्या होगी साहब, ये होगी। बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्वेश्चन यहीं से बन जाए कि बाहर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, v इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बोले तो अनंत। ओके, अनंत है साहब। तो यही पर जो है एक इक्वेशन ये भी बन सकती है साहब, एक इक्वेशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं उसको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है एक्स दिशा में किसी कण के लिए तरंग समीकरण, एक्स दिशा में किसी पार्टिकल के लिए या किसी कण के लिए, कण के लिए तरंग समीकरण, तरंग समीकरण क्या होगी, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, ई माइनस वी साई बराबर जीरो। ये इक्वेशन भी याद रखना। वन डायमेंशन बॉक्स के लिए एक्स दिशा में किसी कण के लिए आपके पास जो तरंग समीकरण आएगी वो ये तरंग समीकरण आएगी। ठीक है, ये तरंग समीकरण आएगी। अब बात करें कि बॉक्स के बाहर, ये तो बॉक्स के अंदर हो गए तरंग समीकरण। अगर ये क्वेश्चन बना ले कि भाई साहब बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर तरंग समीकरण, बताइए बॉक्स के बाहर तरंग समीकरण क्या होगी साहब? कुछ नहीं करना, v की जगह जो ये लिखा हुआ है अपनों ने, v की जगह e माइनस वी है ना, e माइनस वी। यहाँ पर तो क्या आएगा, अंदर के लिए जीरो आएगी है ना, और बाहर के लिए जो तरंग समीकरण आएगी, संदूक के बाहर के लिए तरंग समीकरण लिख लेंगे साहब, डेल स्क्वायर साई बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं अपन, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8 पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर ई माइनस वी, तो ई माइनस क्या कर दो इस यहाँ पे साइन कर दो, ठीक है। फिर वापस वही साइन, और एक्स के लिए बात कर रहे हैं, बराबर क्या लिख देंगे, जीरो। तो बॉक्स के बाहर तरंग समीकरण ये लिख देगा, ठीक है, और बॉक्स के अंदर के लिए वेव इक्वेशन ये लिख देना। ओके, ये चीज है। और यदि तीनों दिशाओं में गतिमान है, एक्स एक्सिस के बजाय तीनों दिशाओं में गतिमान है, तो उसके लिए क्या होगी तरंग समीकरण, इसको नोट कर लेना पहले कॉपी में। श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो तीनों एक्सिस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों अक्षों पर होती है, इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों एक्सिस में होती है, तीनों अक्षों पर होती है, उसके लिए क्या लिखेंगे साहब अपन, डेल स्क्वायर साई बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8, वही चीज 8 पाई स्क्वायर एम
8 पाई स्क्वायर m बटे क्या लिखे h स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ये इक्वेशन नोट कर लेना, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों अक्षों पर हो, इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों अक्षों पर हो। और सिर्फ अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन जिसकी गति सिर्फ एक्स एक्सिस में हो तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। ये ऐसे लिखेंगे डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। ये हो जाएगा किसके लिए, सिर्फ एक्स दिशा में गति के लिए, और तीनों अक्षों के लिए ये इस चीज़ को भी मेंशन कर लेंगे। ठीक है साहब, इसी को आप अगर श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसे भी आ जाए एग्जाम में कि कौन श्रोडिंगर इक्वेशन कौन से घुमा घुमा के पूछते हैं इनमें, तो इसमें कॉमन ले लें, साई कॉमन ले लें, तो इसी को आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल जेड स्क्वायर। क्या लिया आप लोगों ने कॉमन, साई लिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गए साहब। और इस पूरे की जगह एक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जिसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो इस पूरे की जगह ये लिख दिया डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो या सेकंड देखो या इक्वेशन नंबर थर्ड है, सभी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। सभी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा साहब। ठीक है साहब, ये चीज़ याद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं वापस। तो हम बात कर रहे हैं इसकी वन डायमेंशन बॉक्स में, जिसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, बाहर क्या है, इन्फिनाइट है। ठीक है, जब कण एक्स अक्ष पर गति कर रहा हो तो कण की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी ई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 8 एम ए स्क्वायर। कण की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी ई एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 8 एम ए स्क्वायर बराबर 38 एन स्क्वायर ई वी। ए क्या है यहाँ पर, जो डिस्टेंस है कितनी मानी है अपने ने, 1 अंगस्टान। और एन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, एन बराबर 1 2 3, तो 0 पॉइंट एनर्जी है ना, 0 पॉइंट एनर्जी बराबर एन की जगह लिख दिया 1 स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 8 एम ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो यदि n बराबर अगर 1 माने तो अपने पास ये आ गया, n बराबर 2 मानेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4h स्क्वायर आ जाएगा। यदि n की जगह अपन 3 माने तो इसकी जगह क्या आ जाएगा भैया, 9h स्क्वायर आ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ रहा है, ओके 9h स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ है साहब, क्लियर है, समझ में आ गई साहब। n बराबर 1 2 3, यदि अपन 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर लिखा तो ये मिला अपने को। अगर अपन 2 लिखेंगे, n की जगह 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 4h स्क्वायर आ जाएगा। और 3 के लिए क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9h स्क्वायर लिख सकते हैं इसी को। साहब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन फॉर दिस सिस्टम इज साइन n बराबर 2 बाई ए हाफ साइन n पाई x बाय a। ये इक्वेशन भी याद रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें फुल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो साई को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्रोकन लाइन है वो साई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। फुल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है साहब, ये जो फुल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है साई को। ठीक है, और जो टूटी हुई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है भैया, साई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब है साहब इसमें नोड कितनी है, किसमें कितनी नोड है, इसको आप जो है मान लें एनर्जी E0, यहाँ पर मान लो साई 1, यहाँ पे साई 2 और यहाँ पर साई 3। साई 1 के लिए जो नोड है, साई 1 के लिए 0 नोड है, इसमें कोई नोड नहीं दिख रही है। इसमें यहाँ पर 1 नोड है, तो साई 2 के लिए क्या लिखोगे, 1 नोड। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि साई 1 के लिए कितनी नोड है, साई 1 के लिए 0 नोड है, साई 2 के लिए 1 नोड है। और अगर बात करें कि साई 3 के लिए बात करें
तो psi 3 के लिए कितनी नोड आ जाएगी, 2 नोड आ जाएगी। ओके, और यदि अपन psi 4 की बात करेंगे, psi 4, तो 1 2 3 कितनी नोड आ जाएगी psi 4 के लिए, psi 4 के लिए आ जाएगी 3 नोड। तो जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, नोड बढ़ती जाएगी। अगर psi 5 की बात करें आगे, ऐसा ही क्वेश्चन बना लेंगे भैया psi 5 के लिए कितनी नोड है साहब, 1 2 3 4 5, कितनी नोड हो जाएगी, 4 नोड हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, 4 नोड हो जाएगी psi 4 के लिए, psi 5 के लिए 4 नोड, 4 नोड आ जाएगी। ठीक है, ये है एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस देखना है अपने को, तो एनर्जी डिफरेंस इस फार्मूले से देखेंगे, En+1 माइनस En से, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस, En+1 माइनस En बराबर 2n+1 E0 2n+1 h² बट्टे 8ma²। इस फार्मूले से आप जो है एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है साहब। ये E0 की जगह जो है अपनों ने ये चीज़ और ये चीज़ कहाँ से आई, यहाँ से आई। चलो, तो ये है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए चर्चा करी अपनों ने। इसमें फार्मूले याद रख लेना साहब, ये क्या क्या फार्मूले हैं वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, psi 1 psi 2 psi 3 क्या है, इनमें नोट से किसमें कितनी नोट से मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले। अब बात करें वीबीटी की, किसकी बात करें, वीबीटी। ये टॉपिक भी बड़ा मस्त है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। किसकी बात करें अपन, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की। तो जैसे कि आपके सामने दो एटम दिए हुए हैं, हाइड्रोजन एटम इसमें दिख रहे हैं आपको। पहला हाइड्रोजन एटम ये दे दिया साहब, दूसरा हाइड्रोजन एटम आपको ये दे दिया साहब। मालूम है अपने को यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है साहब, इसको अपनों ने E1 कह दिया, इसको अपनों ने E2 की इलेक्ट्रॉन कह दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कह दिया। इसके नाभिक को अपन A कह दे हैं और इसको कह दिया अपनों ने B कह दिया है। ये HA है, इसको कह दिया अपनों ने HB हाइड्रोजन एटम कह दिया। इसके लिए साई A1 यूज़ कर लिया, इसके लिए साई P2 हो गया। ये तरंग फलन। ये क्या है, अनंत दूरी पर है साहब अभी। ठीक है, अनंत दूरी पर है साहब। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग होता क्या है साहब, होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को कहते हैं अपन रिपल्शन फोर्सेस, प्रतिकर्षण बल। रिपल्शन फोर्स कहते हैं। ओके, हम बात करें कि इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, या इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में, इनके बीच में कौन सा फोर्सेस काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स काम करता है इनके बीच में, आकर्षण बल इनके बीच में काम करता है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन मतलब नाभिक, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सा फोर्सेस काम कर रहा है भैया, अट्रैक्शन फोर्सेस। नाभिक, इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच में, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्सेस काम कर रहा है, रिपल्शन फोर्सेस काम कर रहा है। और ये दोनों बराबर की कंडीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं साहब। अगर ये समझे आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स और जो है रिपल्शन फोर्सेस बराबर नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। एक कंडीशन अनंत दूरी पर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, दोनों एटम पास में आ रहे हैं। एक कंडीशन आने के बाद फिक्स अपनी जगह पर क्या हो गए, अरेंज हो गए। इससे इस डिस्टेंस से ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरा हाइड्रोजन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझे।
तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है, एटम एटम जो है, एक फिक्स डिस्टेंस पे आने के बाद रुक गए और पास में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है और रिपल्शन फोर्स भी काम कर रहा है। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और पास नहीं आ सकते ये एक दूसरे के पास। यही चीज़ बताई गई है इसमें थ्योरी में, और क्या, जो लिखी हुई थ्योरी। चलिए देखते हैं। यह सिद्धांत लुईस के इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत के क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा व्याख्या की गई। इसकी 1927 में हिटलर और लंदन ने हाइड्रोजन अणु को लेकर इस सिद्धांत द्वारा अणु की बंद तथा बंद लंबाई की गणना की। बंद लंबाई इसी की बेस पर तो गणना की गई। अणु की बंद ऊर्जा तथा बंद लंबाई की कैलकुलेशन की गणना की। माना कि एक एच परमाणु, इसको एच मान लिया, एच परमाणु जिसका नाभिक क्या है, ए नाभिक है, तथा इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको E1 कह दिया, E1 है। के 1s कक्षक का तरंग फलन, के 1s कक्षक का तरंग फलन साई A1 है। इसी प्रकार आपके सामने Hb परमाणु जिसका नाभिक क्या माना, इसको B कह दिया, जिसका नाभिक B है, तथा इलेक्ट्रॉन जो इसको क्या माना, E2 माना है। 1s कक्षक का तरंग फलन साई B2 है। जब Ha तथा Hb परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आते हैं तो यह कंडीशन हो जाती है, अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आते हैं। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को, इसके नाभिक को अट्रैक्शन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे? ये नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है, आकर्षित है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है। अब इतना आकर्षण बल ज़्यादा भी नहीं हो, इसके लिए क्या हो, इनके बीच में वापस रिपल्शन फोर्सेस भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। मेरी बात समझे? ए अनंत दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनंत दूरी पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। बी क्या है, परिमित दूरी पर दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। बस इसी के आसपास जो है सारी इक्वेशन बनेगी आपकी। इसी को आप माइंड में बिठा लीजिए, साई A1 साई B2 HB E1 E2 ए और बी। चूंकि बंद दूरी पर दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों द्वारा समान रूप से आकर्षण महसूस कर रहे हैं, है ना, समान आकर्षण महसूस कर रहे हैं। चूंकि किसी तंत्र का तरंग फलन उसके घटकों का तरंग फलनों का गुणनफल होता है। किसी तंत्र का तरंग फलन, वेव फंक्शन जो होता है, साई जो होता है, उसके घटकों का तरंग फलनों का गुणनफल होता है। अतः H2 अणु का तरंग फलन क्या होगा, साई फर्स्ट साई A1 इंटू साई B2। इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा साई A1 साई B2। क्लियर है साहब? क्लियर है यहां तक? जब हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक ए के करीब हो, जब हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक ए के करीब हो, इलेक्ट्रॉन 2 मतलब जो है, ये बात करी गई है यहां पर, ये वाला इसको कह दिया नाभिक ए, और ये वाला जो है नाभिक बी, और ये इलेक्ट्रॉन 2 किसको माना, इसको माना, ये इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक ए के करीब है। जब H2 अणु में इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक ए के करीब हो तो उसके तरंग फलन को साइन A2 लिखेंगे। H2 अणु में इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक ए के करीब हो तब उसके तरंग फलन को क्या लिखेंगे, साइन A2 लिखेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन 1 न्यूक्लियस बी के करीब हो, ठीक है साहब, न्यूक्लियस बी के करीब हो, क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन 1। इलेक्ट्रॉन 1 कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 किसके करीब हो, न्यूक्लियस बी के करीब हो। न्यूक्लियस बी के करीब हो तथा इस इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन क्या हो जाएगा, साइन B1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में अणु का तरंग फलन ये इस टाइप से लिखेंगे, साइन A2 सेकंड कंडीशन याद रखना है, साइन A2
इंटू साई B1। मेरी बात समझ में आ गई? जब हम जो है अनंत दूरी पर हैं उस कंडीशन में अपन क्या यूज कर सकते थे? फर्स्ट कंडीशन क्या यूज करी थी? साई 1 के लिए साई A1 इंटू साई B2। एक कंडीशन ये देखी थी, एक कंडीशन अपने पास ये है। लेकिन जब करीब है ना, जब हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक ए के करीब हो तो उसके तरंग फलन को साई A2 लिखेंगे। तरंग फलन को क्या लिखेंगे? साई A2 लिखेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बी के करीब है, न्यूक्लियस बी के करीब है इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 1 कह रहे इसको, इलेक्ट्रॉन 1 किसके? न्यूक्लियस बी के करीब है। तो इसके साथ में इलेक्ट्रॉन कौन सा जुड़ गया? ये वाला इसके करीब है, तो ये आ गया। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन आ जाएगी। अब आगे क्या बात करिए कि साई फर्स्ट और साई सेकंड तंत्र के कुल वेव फंक्शन में योगदान करते हैं। इस प्रकार तंत्र का कुल तरंग फलन क्या हो जाएगा? कुल तरंग फलन सभी अन्य तरंग फलनों के रेखीय संयोग से प्राप्त कर सकते हैं। तो साई बराबर क्या लिखता? C1 साई फर्स्ट C2 साई सेकंड, C1 साई फर्स्ट और C2 साई सेकंड। याद रखना, जहाँ C1 तथा C2 क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, जो अपने अपने वेव फंक्शन का योगदान बताते हैं। इसी को आपने कैसे लिख दिया साहब? साई 1 के लिए अपन जो यूज़ कर रहे हैं क्या यही यूज़ कर रहे हैं? साई A1 साई B2। और साई 2 के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? साई A2 और साई B1। ठीक है साहब, याद रखना ये इक्वेशन उल्टी उल्टी इसी टाइप से पूछी जाती है इक्वेशन। आरंभ में जब परमाणु दूर दूर होते हैं तो उस कंडीशन में C1 क्या होता है? ज़्यादा होता है किससे? C2 से। C1 क्या होता है? ज़्यादा। जब तंत्र साम्य स्थिति में आ जाता है तब C1 बराबर क्या हो सकता है? प्लस माइनस C2 हो जाता है। C1 बराबर प्लस माइनस C2। इसी प्रकार H2 अणु के लिए निम्न दो तरंग फलन प्राप्त होते हैं। एक तो साई प्लस वाला, याद रखना यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना, एक तो साई प्लस के लिए और एक साई माइनस के लिए। क्लियर है साहब? अब साई प्लस के लिए ये वही साई 1 और ये क्या है? साई 2 की बात लिख रखी है। जब साई माइनस लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस लगा दिया। एसिमेट्रिक कंडीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिमेट्रिक कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ से भी साहब आपका जो क्वेश्चन बन सकता है साई प्लस और साई माइनस की वैल्यू पूछ ले, ये इक्वेशन पूछ ले भैया। सिमेट्रिक के लिए क्या चीज़ आएगी? एसिमेट्रिक के लिए कौन सी इक्वेशन आएगी? तो एसिमेट्रिक के लिए बस माइंड में साई फर्स्ट साई सेकंड, साई फर्स्ट के लिए ये चीज़ साई A1 साई B2, साई सेकंड के लिए साई A2 साई B1 याद रहेगा। ये चीज़ तो अपने को याद है। सिमेट्रिक के लिए पॉजिटिव है और एंटी सिमेट्रिक के लिए नेगेटिव लगा दिया इन दोनों के बीच में, साई फर्स्ट साई सेकंड के बीच में। ठीक है, ये तो अपने को मालूम है, ये चीज़ बताई दी मैंने कि किसका? नाभिक ए का, नाभिक ए किसके पास? नाभिक ए के पास है कौन सा? इलेक्ट्रॉन 2। और नाभिक बी के पास कौन सा? इलेक्ट्रॉन 1। तो अपनों ने ये कंडीशन बताई, अभी बात करी इसके बारे में, चर्चा करी इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? इक्वेशन आपको याद हो जाएगी। अब बात करें साई फर्स्ट क्या है? सममित तरंग फलन मालूम है। साई फर्स्ट साई प्लस जो है सममित तरंग फलन के लिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर दिया जाए तो तरंग फलन का साइन चेंज नहीं होगा, है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर दिया जाए तो तरंग फलन का साइन चेंज हो ही नहीं सकता है। साई माइनस असममित वेव फंक्शन है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने पर तरंग फलन का साइन चेंज हो जाएगा। इनको एक्सचेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज़ है साहब। अब इसी से बेस ये चीज़ आएगी। किसी बंध के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने हेतु जटिल गणितीय विधियां काम में लेकर हमें जानकारी मिलती हैं।
साहब जब दोनों हाइड्रोजन एटम हैं उनके स्पिन अगर समान है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। जब दोनों पास में आ रहे हैं तो एक दूसरे की स्पिन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, विपरीत चक्रण हो जाएगा। और जब एनर्जी ज़्यादा है उस कंडीशन में उसको क्या कह रहे हैं अपन, साई माइनस कर रहे हैं, समान चक्रण कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन। पृथक पृथक दोनों परमाणु क्या है, दोनों परमाणु पृथक पृथक है। विपरीत चक्रण वाला वक्र अतिव्यापन द्वारा H2 अणु का बनना। तो ये जो विपरीत चक्रण के कारण है, ये साई प्लस के लिए, ये वाला साई माइनस के लिए। पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये जो वक्र है इसको कह रहे हैं अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व या वक्र। ठीक है साहब, यहां तक क्लियर है। हम्म इस यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है साहब कि समान चक्रण के लिए साई माइनस लिख रहे हैं, विपरीत चक्रण के लिए साई प्लस का यूज कर रहे हैं अपन तरंग फलन का। भाई साहब चित्र से स्पष्ट है कि साई प्लस आकर्षण तथा साई माइनस प्रतिकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है साहब, मालूम पड़ गया कि साई प्लस जो है आकर्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं और साई माइनस क्या है, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। साई प्लस से निकाले गए H2 अणु की ऊर्जा तथा बॉन्ड लेंथ के मान प्रायोगिक मानों से भिन्न है। गणना से 302 है ना 0.9 किलोजूल पर मोल तथा 0.8 अंगस्थान वास्तविक मान कितना है, जबकि वास्तविक मान इतना मिलता है 434.3 किलोजूल पर मोल, 0.74 अंगस्थान, डिस्टेंस इतनी मिलती है बीच की डिस्टेंस। उपयुक्त मान प्राप्त करने के लिए पाउलिंग ने H2 अणु के अनुनाद, अब भैया डिफरेंस मिल रहा है तो इसके लिए क्या बात कर रही है कि भैया इसमें रिजोनेंस पाया जाता है और रिजोनेंस के कारण किन किन के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये प्रूव किया गया है। तो अपन जो कह रहे हैं भैया H और H ये दोनों हाइड्रोजन है साहब, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या लिख दिया, Ha माइनस और Hb प्लस लिख दिया। या फिर साहब इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसको लिख दिया Ha प्लस और Hb माइनस, तो रिजोनेंस है। या फिर ये H रेडिकल Ha प्लस Hb रेडिकल, तो ये है साहब रिजोनेंस। क्या है, रिजोनेंस, अनुनाद के कारण। तो उपयुक्त मान प्राप्त करने के लिए पाउलिंग ने H2 अणु की अनुनाद की अवधारणा दे दी साहब। ठीक है साहब, इसमें प्रथम दोनों क्या है, आयनिक रूप है ना, आयनिक रूप हैं जिनकी फलन का योग आयनिक तरंग फलन द्वारा निम्नानुसार दे सकते हैं। तो आयनिक वेव फंक्शन साई आई बराबर क्या लिखा, साई A1 साई A2 प्लस साई B1 और साई B2। कुल तरंग फलन टोटल जो हो जाएगा साई प्लस और लेमड़ा साई आयनिक, ये हो जाएगा कुल तरंग फलन। लेमड़ा एक कांस्टेंट है जो हाइड्रोजन अणु के लिए कितना होता है, 0.17 होता है। हाइड्रोजन अणु के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव एवं अन्य प्रभावों को भी सम्मिलित करें तो बंद ऊर्जा 430.1 किलोजूल पर मोल तथा बंद लंबाई 0.74 अंगस्थान आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट जब दो परमाणु के मध्य विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। यही रिजल्ट है भैया कि जब दो परमाणुओं के मध्य विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, है ना, विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अतिव्यापन द्वारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। रिजल्ट ये निकल के आया साहब VBT के अनुसार। सारी कहानी पढ़ी अपनों ने, ये सारी कहानी। चलिए कहानी हो गई खत्म, थोड़ा और चीज बाकी रही इसमें। बॉन्डिंग एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। बॉन्डिंग एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हम जानते हैं कि किसी तंत्र का संपूर्ण तरंग फलन साई उसके ऑर्बिटल वेव फंक्शन तथा स्पिन वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। संपूर्ण तरंग फलन किसका प्रोडक्ट है? साई ऑर्बिटल और साई स्पिन दोनों काम करती हैं। हम जानते हैं कि किसी तंत्र का संपूर्ण तरंग फलन उसके ऑर्बिटल वेव फंक्शन तथा स्पिन वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है। पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार किसी तंत्र का संपूर्ण वेव फंक्शन एसिमेट्रिक होना चाहिए। यह तभी संभव है जब साई ऑर्बिटल तथा साई स्पिन में से एक सिमेट्रिक हो तथा दूसरा क्या है? एसिमेट्रिक हो। क्या कह रहा है साहब? पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार किसी तंत्र का संपूर्ण वेव फंक्शन तरंग फलन क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए। और एसिमेट्रिक होना चाहिए तब उसके लिए क्या है कि यह तभी संभव है जब एक सिमेट्रिक हो और एक एसिमेट्रिक हो। जब साई ऑर्बिट तथा साई स्पिन में से एक सिमेट्रिक हो तथा दूसरा क्या? एसिमेट्रिक हो। हाइड्रोजन के लिए दो ही तरंग फलन है, साई प्लस तथा साई माइनस। माना अल्फा और बीटा इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को प्रदर्शित करते हैं। समान चक्रण वाले तरंग फलन, समान चक्रण वाले तरंग फलन, क्या कहा? समान स्पिन वाले तरंग फलन अल्फा 1 अल्फा 2 तथा बीटा 1 तथा बीटा 2 हमेशा सममित होंगे, लेकिन अपोजिट स्पिन प्रदर्शित करने वाले निम्न तरंग फलन प्रदर्शित करेंगे। ये वाला अपोजिट स्पिन के लिए, तो ये एसिमेट्रिक के लिए ये चीज़ हो जाएगी। अल्फा साई स्पिन बराबर अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, वो सब 1 2 वो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रखा है। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस एसिमेट्रिक, तो एसिमेट्रिक होगा। साई ऑर्बिटल सिमेट्रिक और साई स्पिन एसिमेट्रिक। साई स्पिन एसिमेट्रिक बता रखा। अतः हाइड्रोजन की संपूर्ण तरंग फलनों को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। संपूर्ण तरंग फलन को साई फर्स्ट के लिए साई 1 बराबर साई प्लस साई स्पिन एसिमेट्रिक, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये कंडीशन होगी। तो एसिमेट्रिक है तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक तो ये कंडीशन दे दी। दूसरी कंडीशन दे दी साई माइनस और स्पिन सिमेट्रिक, इसमें जो है स्पिन सिमेट्रिक है ना, इसमें सिमेट्रिकल स्पिन है और सिमेट्रिकल स्पिन है, तो उस कंडीशन में इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ये कंडीशन होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा साहब। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन कौन सी चाहिए? ये वाली कंडीशन। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है साहब, ये का ये दे दे भैया, साई प्लस इंटू साई स्पिन, ओके, एसिमेट्रिक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा साहब। क्लियर है? अर्थात साई फर्स्ट स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का तरंग फलन है, जबकि साई सेकंड साई डैश डैश है ना, कांस्टेंट हाइड्रोजन का वेव फंक्शन है। अनस्टेबल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, है ना, अनस्टेबल, स्टेबल के लिए, जबकि साई सेकंड अनस्टेबल हाइड्रोजन के लिए वेव फंक्शन है। अर्थात साई फर्स्ट के लिए जो है ये चीज़ लिख सकते हो आप, साई A1 साई B2 साई A2 प्लस साई B1, जो पहले चर्चा कर चुके हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, और स्पिन वेव फंक्शन ये लिख सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। ये इक्वेशन थोड़ा लिख के याद कर लेना, कॉपी में नोट्स में लिख लिख के याद करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बात करें लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, इसकी लिमिटेशन क्या है? जो वीबीटी दे तो दी साहब, लेकिन बहुत सारे इसके जो है लिमिटेशन भी है इसकी वीबीटी की, कि यहाँ पर काम में नहीं आ रही साहब, आपने दे तो दी वीबीटी। इस थ्योरी के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड के लिए साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बंधित परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई उल्लेख नहीं होता है। मतलब वीबीटी से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कोई व्याख्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें इसको
दाताग्राही बंध भी कहते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर कौन सी साझेदारी हो रही है? कोई साझेदारी नहीं हो रही है कि तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि इसमें भाई साहब वीबीटी में, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। क्लियर है? इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर का एक्सप्लेन नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, बोले तो अणुचुंबकीय होता है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। इसकी व्याख्या किसने करी भैया? एमओटी ने। एमओटी के अकॉर्डिंग ये जो है क्या है? पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है साहब? H2+ आयन के फॉर्मेशन का नहीं समझा सकता। H2+ बन रहा है भैया, इसके फॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि H2+ है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर क्या बात करी गई है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बन रहा है साहब वीबीटी में। तो H2+ आयन के फॉर्मेशन को नहीं समझा सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। कोवेलेंट बॉन्ड है भैया, उसमें कितना हर एक जो है उसमें आयनिक, कोई भी बॉन्ड जो है 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है ना। वो किससे बात करते हैं? फजांस रूल में बात करते हैं अपन। तो कोवेलेंट बॉन्ड के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की कोई जानकारी नहीं दी गई है, किसमें? वीबीटी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी क्या है? लिमिटेशंस हैं वीबीटी की। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने वन डायमेंशन बॉक्स से रिलेटेड चर्चा करी और वीबीटी से रिलेटेड चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है अब जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बस पढ़ना इक्वेशन को आराम से पढ़ना, फिर इसको देखना इक्वेशन को, थ्योरी देखना, इक्वेशन पढ़ना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती गई है। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, समय कम बचा है, जितना रिवीजन होगा उतना बढ़िया रहेगा। एक बार में कोई चीज़ें क्लियर नहीं होगी, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार कंटिन्यू देखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो है अच्छा रहेगा। और एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, जितने ज़्यादा, मतलब 50-50 वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा, 4 में से ये ऑप्शन सही है ना, ये सही ऑप्शन सही, वो वाली चीज़ें, वो वाली कंडीशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा आपका स्कोरिंग रहेगा और सिलेक्शन आपका फिक्स होगा। जो कंटेंट मैंने दिया है, जो मटेरियल मैंने दिया है, उसको तो आप कंप्लीट करें पहले से अच्छे से। पॉजिटिव बने रहिएगा, धैर्य रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, मन को शांत रखिएगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर मन में उथल पुथल है, ये करे, वो पढ़े, ये पढ़े, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। सिलेक्शन तभी होगा जब आप क्या है, माइंड सेटल रहेगा। ठीक है साथियों, ओके बाय, जय हिंद।